नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत गुमला से आ रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां लाख प्रयास के बावजूद भी अंधविश्वास का अंधेरा नहीं छट रहा है। यहां डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई। सदर थाना क्षेत्र के लूटो गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गुमला से एक बड़ी खबर, जहां पर डायन बिसाही के आरोप में एक ट्रिपल मर्डर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अंधविश्वास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रिश्तेदारों ने की पति पत्नी और बहू की हत्या और डायन बिसाही में ट्रिपल मर्डर का आरोप मृतक के रिश्तेदारों पर ही लगा है। मृतकों के नाम बंधवराव, पत्नी सोमारी देवी और बहू बासमनी देवी है। हालांकि देर रात में दोनों आरोपियों ने कोटाम पुलिस पिकेट में सरेंडर कर दिया। वहीं हत्या में इस्तेमाल की गई टांगी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। बताया जाता है कि बंधन की पत्नी सोमारी ओझा गुणी का काम करती थी और आपसी विवाद के कारण यह हत्या की गई है। हालांकि पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। बंधन उराव का बेटा बालकिशुन चेन्नई में मजदूरी करता है और इस घटना के समय मृतक सहित परिवार में 3 सदस्य के अलावा 2 मासूम बच्चे भी थे। वहीं दोनों बच्चों की जान बच गई है। तो गुमला से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंधवराव का अपना निवास है और उनके अपने भाइयों से ही अपने गोतिया से ही उसका विवाद चल रहा था। तो सुनने में आया है कि आपसी विवाद और डायन बिसाही को लेकर विवाद चल रही थी। उसी में टांगी से मारकर तो हत्या कर दी गई है और इसमें जो अभियुक्त हैं उसको अभिनव गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना आपसी विवाद का है या डायन बिसाही को लेकर ही? वो रात में 7 से 8 के बीच में लूटो गांव में भतीजा ने अपने चाचा चाची और भाभी का हत्या कर दिया है। ये आदमी तमिलनाडु कमाने गया हुआ था, विपदा उराव जो अभियुक्त है। कहा कि हम तमिलनाडु गए थे, वहीं हमारा दिमाग खराब हो गया। विश्वकर्मा पूजा के दिन गांव लौटे हैं, रात में और मेरा दिमाग खराब हो गया तो चाचा चाची को हम और भाभी को लोहा का रड से मार दिए। और गुमला से हमारे सहयोगी रुपेश भगत फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? जी, मैं बता दूं कि गुमला थाना क्षेत्र के लूटो गांव में एक दिल दहलाने देने वाली घटना घटी है, जिसमें बीती रात एक ही परिवार के 3 लोगों की डायन बिसाही का आरोप लगा करके हत्या की गई है, जिनमें बंधन उराव व उसकी पत्नी सोमारी देवी व बहू बासमनी देवी शामिल है। हत्या उनके रिश्तेदारों ने ही की है और घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है। जी रुपेश, 21वीं शताब्दी में भी इस तरह के अंधविश्वास का मामला सामने आता है। लोगों में जागरूकता की भारी कमी। जी, एक और जहां केंद्र व राज्य सरकार अंधविश्वास मिटाने के नाम पे लाखों रुपए खर्च कर रही है, उसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है गुमला के इलाकों में। उसका उल्टा हो रहा है और लोग जागरूक ना होकर के अंधविश्वास में आकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चलिए रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों को लेकर। पश्चिम बंगाल पुलिस ने झारखंड बॉर्डर से 23 सितंबर को हथियारों का जखीरा बरामद किया था। इस दौरान पश्चिम बंगाल का हथियार तस्कर भी गिरफ्तार किया गया था। जिस मिनी गन फैक्ट्री से ये हथियार बने थे, वो फैक्ट्री गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के घांघरी में है। इसकी जानकारी मिलने के बाद बंगाल पुलिस ने गिरिडीह पुलिस के सहयोग से छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में हथियार बनाने की मशीन और कुछ पिस्टल के पार्ट्स जब्त किए गए, जिन्हें बंगाल पुलिस अपने साथ ले गई। घांघरी में मिनीगन फैक्ट्री के संचालन के खुलासे के बाद गिरिडीह पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अवैध मिनीगन फैक्ट्री को सील कर वहां एक सिपाही की तैनाती कर दी गई है। चल गई, फिर बगोदर पुलिस आई, अपने यहाँ मतलब ताला बंद कर दिया और उसके बाद हम फोन किए तो हम लोग 2 चौकीदार यहाँ नियुक्त कर दिए कि खाली आपको देख रेख करना है। अच्छा। और उन लोग बंद करके चाबी अपना ले गए थाना। ताला कौन बंद किया? बगोदर थाना पुलिस। अच्छा, और चाबी वहीं पे ले गए ना? हाँ। बीते 23 सितंबर को बंगाल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बंगाल और झारखंड के बॉर्डर के पास यानी बराकर के पास एक चेक पोस्ट लगाकर हथियार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया था। उसके पास से हथियार का जखीरा था, कुछ मैगजीन भी बरामद किया गया था।
हालांकि उस शख्स का नाम आस मोहम्मद बताया जा रहा है उर्फ बबलू। हालांकि जब बंगाल की पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उनके कबूलनामे में एक नया मोड़ आया है। हालांकि इस नेटवर्किंग को गिरिडीह से भी जोड़कर देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जितने भी हथियार उनके पास से बरामद किया गया है वो तमाम हथियार गिरिडीह के बगोदर में बना हुआ था। मैं अभी उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे बताया जा रहा है, विजुअल में देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर से हथियार के मैन्युफैक्चरिंग, गन मैन्युफैक्चरिंग का संचालन हो रहा था और यहीं से तमाम हथियार को बरामद किया गया था। और जिस तरह से आस मोहम्मद ने बताया है कि तमाम वो जो हथियार हैं वो वहीं से बरामद हुआ है। आपको पहले मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं वही घर है जहाँ से हथियार का संचालन हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जिस तरह से गिरिडीह पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में बंगाल पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद जिस तरह से यहाँ से कुछ हथियार बनाने के कंपोनेंट और इसके अलावा कुछ पार्ट्स को भी बरामद किया है और उसके बाद इस घर को सील कर दिया गया है। मैं पहले विजुअल भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से तालाबंदी की गई है और ये मुख्य द्वार है और ये तालाबंदी कर दी गई है। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ जिस तरह से बंगाल पुलिस ने यहाँ पे छापेमारी की है और गिरिडीह की पुलिस, बगोदर की पुलिस के नाक के नीचे का इस तरह से अवैध तरीके से जो इस तरह से मिनी फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों यहाँ पर जो हथियार फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, इस बात को लेकर स्थानीय पुलिस ने, बगोदर पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद जो होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि जिस तरह से एक पुलिस अधिकारी से नाम नहीं बताने की स्थिति में उन्होंने एक बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि यहाँ पे संचालन हो रहा था और जब बंगाल की पुलिस ने छापेमारी संयुक्त कार्रवाई की थी गिरिडीह पुलिस के साथ मिलकर, तो यहाँ से भारी मात्रा में हथियार बनाने के मशीन और उनके पार्ट्स को भी बरामद किया गया था जो बंगाल पुलिस अपने साथ ले गई। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। वही देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि गिरिडीह पुलिस को आखिर इस फैक्ट्री की जानकारी क्यों नहीं थी? क्या पुलिस के संरक्षण में यह अवैध फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था? ऐसे तमाम कई सवाल हैं। पुलिस को गन फैक्ट्री की जानकारी क्यों नहीं थी? गिरिडीह पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सवाल के घेरे में है। क्या पुलिस के संरक्षण में अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी और क्या अवैध फैक्ट्री के संचालकों पर कार्रवाई आखिर कब तक होगी, ये एक अहम सवाल है। देश में नक्सलवाद की कमर तोड़ने के मकसद से आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हो रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में होने जा रही इस बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि शामिल हैं। गृह मंत्रालय की ओर से ये बैठक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या को 100 से घटाकर 70 करने के मद्देनजर हो रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों की संख्या में सबसे ज्यादा जहां गिरावट देखी गई है, उनमें बिहार, उड़ीसा और झारखंड के नाम शामिल हैं। आज की बैठक में नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की जा रही है। साथ ही इन इलाकों में सड़कों, पुलों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण जैसे मौजूदा विकास कार्यों की भी समीक्षा हो रही है। और अमितेश दिल्ली से हमारे साथ इस पूरे खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। अमितेश, एक बड़ी बैठक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, 10 बजे बैठक शुरू हुई है दिल्ली के विज्ञान भवन में, जिसमें नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। 10 राज्य हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं, उसमें से 6 मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, तो उनके जो डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी, वो जरूर पहुंचे हैं यहाँ पर। तो बिहार और झारखंड की दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन यहाँ पर इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक चल रही है, जिसमें दोनों ही राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हैं। लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है, समीक्षा चल रही है कि आने वाले दिनों में किस तरह से नक्सल समस्या को खत्म किया जाए, जड़ से कैसे खत्म किया जाए। इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से जो बातें कही जाएंगी, उस पर सबकी नज़रें होंगी कि अमित शाह किस तरह का दिशा निर्देश देते हैं और ख़ास तौर से राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी तरफ से क्या बात करते हैं, उनकी तरफ से क्या डिमांड होती है, केंद्र से क्या
अपेक्षा और भी करते हैं कि और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन कर नक्सल समस्या को खत्म किया जाए। जो सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार यही चाहती है और लगातार कोशिश भी रही है, जब से गृह मंत्री अमित शाह बने हैं तब से लगातार ये कोशिश रही है कि किस तरह से नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जाए। यानी एक तरफ आक्रामकता दिखाई जाए, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम भी दिया जाए, तो दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित जितने भी जिले हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। वहाँ पर स्कूल पर कैसे जोड़ दिया जाए, या सड़क बने, पुल बने, हेल्थ जो सेंटर है वो बनाया जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो डेवलपमेंट पर भी एक तरह से जोर होगा और सरकार की यही कोशिश है कि राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय करके और एग्रेसिव एक तरफ रहना है नक्सलियों के खिलाफ और दूसरी तरफ डेवलपमेंट पर जोर देना है, जिससे नक्सल समस्या को जड़ से खत्म किया जा सके। अमितेश, अगर हम बस झारखंड की बात करें तो झारखंड में 8 जिले अति नक्सल प्रभावित में आते हैं, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि झारखंड पुलिस कहीं ना कहीं कामयाब हुई है नक्सलवाद को रोकने को लेकर। तो ऐसे में जो 8 जिलों को शून्य करने को लेकर झारखंड पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती और झारखंड सरकार के लिए भी कितना अहम? जी हाँ, बिल्कुल। झारखंड में भी देखा जाए और पूरे देश में भी जो लगभग 100 जिले पहले थे नक्सल प्रभावित, अब घटकर उनकी संख्या 70 के आसपास हो गई है। इसी तरह बिहार में 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं और झारखंड की बात करें तो 8 जिले नक्सल प्रभावित हैं। तो निश्चित रूप से नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या में ओवरऑल देखा जाए पूरे देश में कमी आई है। तो ये सरकार की सफलता है और सरकार की जितने भी प्लानिंग है, जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, उसका एक नतीजा सामने आया है कि देश भर में नक्सल प्रभावित जितने भी जिले हैं उनकी तादाद में कमी आई है। खासतौर से झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो झारखंड पुलिस के साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके भी बेहतर समन्वय हो और किस तरह से केंद्र की तरफ से भी मदद दी जाए और आने वाले दिनों में जो 8 जिलों की संख्या है उसको भी और कम किया जाए। और निश्चित रूप से नक्सली गतिविधियों में काफ़ी हद तक कमी आई है पिछले कई सालों की अगर बात करें तो उसको शून्य पर कैसे लाया जाए, उसको बिल्कुल कम कैसे किया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को और तेज़ किया जाए और साथ में डेवलपमेंट भी किया जाए। यानी जो आम नागरिक हैं उस एरिया के, उस नक्सल प्रभावित जिलों के, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उनको शिक्षित किया जाए, उनको जागरूक किया जाए और उनको अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, इसको भी लेकर के सरकार की प्लानिंग है। चलिए अमितेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। जातीय जनगणना और सरना कोड को लेकर जारी सियासत अब दिल्ली तक पहुंच गई है। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज मिलेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी भी शामिल होगी। जातीय जनगणना पर अब झारखंड में सियासत गर्म है। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रदेश के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। इस दौरान सरना धर्म कोड पर भी बात होगी। सरना धर्म कोड और जो जातीय जनगणना का जो मसला है वो भी हम लोगों ने पारित किया है। तो उन दोनों मसलों पर जाकर के हम गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर सीएम के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात की संभावना है। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी भी शामिल होगी। अमित शाह से मिलने वालों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, आरजेडी से मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सीपीआई-एमएल से विनोद सिंह, सीपीआई से भुवनेश्वर महतो, सीपीएम से सुरेश मुंडा, मासस से अरूप चटर्जी और एनसीपी से कमलेश सिंह शामिल हैं। कि मुख्यमंत्री जी सर्वदलीय बैठक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री से मिलने के लिए जा रहा है, चला गया है। भारतीय जनता पार्टी भी उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होती है। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना से इनकार कर दिया है, बावजूद इस पर सियासत जारी है। धनबाद से संजय गुप्ता, दिल्ली से अमितेश के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। नियुक्ति नियमावली में भोजपुरी और मगही की अनदेखी पर सत्ताधारी दलों में मतभेद सामने आया है। कांग्रेस ने नियमावली में भोजपुरी और मगही को शामिल करने की मांग रखी है। धनबाद में जिला कांग्रेस के स्वागत समारोह में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने की मांग की। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है।
भोजपुरी के मगही अंगिका के सपोर्टर बनी जाए और जब तक हम मंत्री परिषद में बानी तो समाज के कहीं भी नुकसान ना हो चाहिए। हमारी सरकार है, हमको निर्णय लेना है, देरी जरूर होगी लेकिन वो जो भोजपुरी और अंगिका और मगही की बात है वो होगी। वहीं धनबाद में बीसीसीएल के एक कर्मी की ड्यूटी के दौरान तबियत बिगड़ने से मौत हो गई, लेकिन मुआवजे और नियोजन की मांग को लेकर परिजन और विस्थापित मोर्चा 3 दिनों तक शव के साथ प्रदर्शन करता रहा। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन इतना संवेदनहीन रहा कि 3 दिनों तक उसके परिजनों की सुध नहीं ली। हालांकि 3 दिन बाद बीसीसीएल प्रबंधन और परिजनों में मृतक के एक आश्रित के नियोजन और मुआवजे पर सहमति बनी, तब जाकर बीसीसीएल कर्मी का अंतिम संस्कार किया गया। विधायक अमर बावरी से इसके लिए बीसीसीएल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। जब आपको इस तरह का नियम बना हुआ है कि इस तरह के मृत्यु में आपको नियोजन देना है, तो फिर संयुक्त मोर्चा को क्यों पूरा अपना एफर्ट लगाना पड़ता है? आप कहेंगे कि भाई शव के साथ प्रदर्शन करके मानवीय संवेदनाओं को यह संयुक्त मोर्चा कहीं तार तार कर रहा है या हम लोग जैसे नेता कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो नियम बना हुआ उस नियम को भी आप पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि 3 दिन हम लोगों ने रखा या संयुक्त मोर्चा ने रखा तो आप उसको नियोजन दे रहे हैं? ऐसे ही घटना मांझी जी के साथ हम लोग वहाँ भी देखे थे, 3-4 दिन के बाद उनको नियोजन मिला गया। अगर स्वतः स्फूर्त जो व्यवस्थाएं हैं उसको यदि ये लोग इम्प्लीमेंट कर देते तो ये सारे प्रोसेस नहीं कर सकते। वही देखिए, साहिबगंज के मुफस्सिल इलाके में कचरे के विवाद में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि घर के सामने कचरा फेंकने से मना करने पर दबंगों ने लाठी से पीट कर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 3 करोड़ की लागत से 222 स्मार्ट बिन्स खरीद तो लिए गए, लेकिन अब तक इसे किसी भी सड़कों पर लगाया नहीं गया है। इसी साल 30 जून तक रांची में स्मार्ट बिन्स को लगाने का काम पूरा करना था, लेकिन हालात ये हैं कि करोड़ों की ये स्मार्ट बिन्स कबाड़ में पड़ी हुई है। रांची की सड़कों से कचरों को हटाने के लिए स्मार्ट बिन्स लगाए जाने थे, लेकिन निगम की लापरवाही और ठेका वाली कंपनी की उदासीनता की वजह से ये काम अब तक अधूरा पड़ा है। अब इस कंपनी को कैसे काम दिया गया है, वो कंपनी क्या काम कर रही है, उसके वर्क ऑफ स्कोप में कब काम करना था, मुझे लगता है कि नगर आयुक्त इसका अच्छा से जवाब दे पाएंगे। लेकिन ऐसी कंपनी जो रांची की जनता, रांची के शहर, रांची की समस्याओं को घटाने के बदले बढ़ाने का काम कर रही है, पूरी तरह से तैयारी करके रखी हुई है। स्मार्ट बिन्स हमारे पास उपलब्ध हैं, केवल उसको इंस्टॉल किया जाना है। इंस्टॉलेशन का काम प्रारंभ भी हो गया है, कई जगह से फोटोज प्राप्त हो गई है, टीम ने भी रिपोर्ट करी है। गढ़वा के नगर उटारे के सुरक्षित वन क्षेत्र में वन माफिया बेखौफ है। यहाँ धड़ल्ले से हो रही हरे पेड़ों की कटाई से जंगल वीरान हो रहे हैं। बंबा ग्राम में साल 2009 में 50 हेक्टेयर जमीन पर पौधे लगाए गए थे। इसके लिए वन विभाग की ओर से रखरखाव पर लाखों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं, लेकिन करीब 25 एकड़ जमीन में पौधे कट चुके हैं। यहाँ दिन में तो वन विभाग की ओर से गश्ती की जाती है, लेकिन रात में गश्ती नहीं बढ़ते जाने पर वन माफिया आराम से पेड़ काट लेते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जंगल बचाने की अपील की है। वहीं वन विभाग पर पूरे मामले में लापरवाही बरतने का भी आरोप लग रहा है। 50 हेक्टेयर में गाछ लगा था, उस समय श्यामा चरण तिवारी फॉरेस्टर थे, उन्हीं के एरिया में लगा था, जिसमें कि आपको 25 हेक्टेयर का गाछ जो है आने जाने वाले लोगों ने लकड़हारा लकड़ी काटने वाला काट ले गया। अच्छा। और खास करके ज्यादा लकड़ी काटा रात्रि में, और वनरक्षी लोग दिन में घूमते हैं, रात में तो कोई रक्षा कर नहीं पाता है, इसलिए पेड़ कटा है 25 हेक्टेयर। जामताड़ा के लोगों को शहरी जलापूर्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे नगर पंचायत के लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र में कुल 16 वार्ड हैं, जिसमें लगभग 6000 परिवार निवास करते हैं। वर्तमान समय में लगभग आधे घरों में ही पानी पहुंच रहा है। शहरी जलापूर्ति योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण कराया गया है, लेकिन अधूरे कार्य होने के कारण जलापूर्ति पूरी तरीके से ठप है। ऐसा
आता था पैसा काम, क्योंकि उनको पीएचडी को कराना था, पीएचडी काम करा रहा था, वो लोग अधूरा काम छोड़ दिया। तो उसको सरकार से आदेश हुआ और वहाँ से हम लोगों को सैंक्शन हुआ है। तो जो अधूरे जो छूटा हुआ इलाका रह गया है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। साहिबगंज के मुफस्सिल इलाके में कचरे के विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। परिजनों का आरोप है कि घर के सामने कचरा फेंकने से मना करने पर दबंगों ने लाठी से पीट कर हत्या कर दी है। धनबाद के राजगंज में प्राइवेट स्कूल के एक छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र ने वीडियो बनाकर स्कूल के 4 टीचरों पर पिटाई का आरोप लगाया है। गढ़वा में रमकंडा के हरहे गांव में 40 साल के गोपाल सिंह की हत्या कर दी गई। गोली मारने के बाद धारदार हथियार से गर्दन पर वार किया गया था। धनबाद के आउटसोर्सिंग कंपनी में बमबाजी और फायरिंग मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए, साथ ही 1 कट्टा और 3 गोली जब्त किया गया। जामताड़ा जिला खनन पदाधिकारी ने अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर को जब्त किया। हालांकि बालू माफिया भागने में सफल रहे। गमला के छोटा लोरो गांव की 65 साल की रुपणी देवी का शव नदी से बरामद किया गया। रुपणी पिछले 2 दिनों से लापता थी। बोकारो उत्पाद विभाग की टीम ने दुगदा के एसआईटी कॉलोनी के एक मकान से 161 बोतल अवैध विदेशी शराब जब्त किया है। वहीं स्टिकर और दूसरे सामान भी बरामद किए। बोकारो जनरल अस्पताल से कोरोना संक्रमित एक मरीज भाग गया। हालांकि बाद में स्वास्थ्य कर्मियों ने फिर से उसे पकड़कर अस्पताल पहुंचाया। कोटा के रंगमटिया में सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। खराब सड़क के कारण बीच सड़क पर बाइक पलट गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रांची के चान्हो के सिलागाई में प्रस्तावित एकलव्य आवासीय विद्यालय का विरोध किया जा रहा है। कई आदिवासी संगठनों के कार्यकर्ता आवासीय विद्यालय के निर्माण के विरोध में सड़क पर उतरे। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार के बाद जमशेदपुर कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसपी ने सीसीआर डीएसपी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। गोड्डा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कई लोग शामिल हुए। पहले ये सभी लोग जेवीएम के कार्यकर्ता थे। गढ़वा डीसी ने नगरोटारी के गोसाईबाग में रास्ते के विवाद की जांच की। मीरा देवी ने रास्ता विवाद की शिकायत सीएम हेमंत सोरेन से की थी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने बोकारो में विश्रामगार परिसर में पौधे लगाए। साथ ही रेंजर से वन और औषधिशाला की जानकारी ली। पाकुड़ में महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी ने गार्डवाल का शिलान्यास किया। 1 करोड़ 86 लाख की लागत से गार्डवाल बनाया जाएगा। कोटा में इफ्को परिसर में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन हुआ, जिसमें किसानों को सरकारी दाम पर खाद देने की मांग की गई। लोहरदगा में सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सहायक पुलिसकर्मी सामूहिक अवकाश पर रहे। मांगे नहीं माने जाने पर सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी। रामगढ़ में चितरपुर में बड़की पूना उत्क्रमित हाई स्कूल के छात्रों को बारिश में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कीचड़ को पार कर छात्र स्कूल पहुंच पाते हैं। सिमडेगा में महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें 27 सितंबर के भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई गई। लोहरदगा में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इसके जरिए लोगों को फिट जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।